अगर कोई इंसान FIDI को देख के बाइंग कर रहा है और लॉन्गर टर्म के लिए होल्ड कर रहा है तो आई एम 90% श्योर कि ही विल मेक मनी। बट कोई अगर रिटेलर्स को देख के ही इन्वेस्ट करते जा रहा है, वैसे ही स्टॉक्स लेते जा रहे हैं, तो आई एम 90% श्योर दैट ही लूज मनी। तो जब ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ रिटेल बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहा हो, बाकी कोई फंडामेंटली स्टॉक में कुछ भी ना हो, इन दोज केसेस वो स्टॉक के गिरने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो कुणाल भी, अगर कोई भी रिटेलर ये स्कैनर समझ लेगा तो कोई भी उसे बिग मनी ट्रैप नहीं कर पाएगा। कुछ हद तक यस, बट कुणाल भैया, अब तक हमने जो भी स्कैनर्स बनाए हैं उसमें हमने मल्टीपल फिल्टर्स डाले हैं और मल्टीपल कंडीशंस डाली है स्टॉक्स को फिल्टर करने के लिए। बट क्या ऐसे एक या दो मेजर्स हैं जिसे देख के हम बता सकते हैं कि स्टॉक प्राइस बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ने का तो नहीं बता सकते, लेकिन घटने का शायद ज़रूर बता सकते हैं। सो घटने केस में फॉर एग्जांपल एक बहुत ही अच्छी स्टडी कुमार सौरभ ने की थी पिछले 5 साल का डेटा लेके। ये स्टडी 2018-19 के आसपास उन्होंने की थी। तो स्टडी का मेन उसमें समराइजेशन उन्होंने ये दिया था कि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिटेल पार्टिसिपेशन आता है और FIDI प्रमोटर इन सब का पार्टिसिपेशन ही नहीं आता है। तो जब ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ रिटेल बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहा हो और बाकी कोई फंडामेंटली कुछ उसमें स्टॉक में कुछ भी ना हो, इन दोज केसेस वो स्टॉक के गिरने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ऐसा तो कोई शॉर्ट फिल्टर नहीं जिससे ये पता चले कि स्टॉक बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट ऐसे कोई कोई फिल्टर्स हम बना सकते हैं जहाँ पे स्टॉक गिरेगा और वो स्टॉक से हम कैसे बच सकते हैं वो हम जान सकते हैं। सो एक सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा फ़िल्टर है। जैसे कि हम जानते हैं जब भी हमें कंपनी की होल्डिंग देखते हैं तो 4 लोग मेनली कंपनी को होल्ड करते हैं। एक प्रमोटर होते हैं जो कंपनी में इनिशियली स्टेज में पैसा डालते हैं, एक FIIs होते हैं जो बाहर के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो जाते हैं, एक DIIs होते हैं जो हमारे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज ये सब हो जाते हैं, और चौथा होता है आपके रिटेल इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पे आपके हिसाब से सबसे कम स्मार्ट कौन होता है जो इन्वेस्ट करता है? मेरे को रिटेल इन्वेस्टर लगता है, क्योंकि बाकी लोगों के पास एक बहुत अच्छी रिसर्च टीम है और एक के पास बहुत बड़ा बिजनेस इंसाइट है। करेक्ट। तो रिटेल इन्वेस्टर्स का थॉट प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा हर्ड मेंटालिटी ये सब की वजह से क्या हो जाता है कि जहाँ बाकी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लोग वहाँ करने लग जाते हैं। उनको दिखता है कोई स्टॉक 7-8 रुपये का है तो लगता है कि ये स्टॉक चीप है, इसलिए वहाँ वो लोग इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। सो ऑटोमेटिकली जो रिटेल पार्टिसिपेशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है वहाँ पे ये रिस्क बढ़ जाता है। लाइकवाइज हम जब FIIs DIIs की बात करें या प्रमोटर्स की बात करें, प्रमोटर्स के पास अगर प्रमोटर अपना स्टेक बेच रहा है या खरीद रहा है तो प्रमोटर्स का सो कंपनी के इनसाइड इन्फॉर्मेशन है कि कंपनी एक्चुअल में कैसा करने वाली है, प्रमोटर से अच्छा कोई नहीं जानता है। तो उन लोग के लिए स्टेक बाई सेल करना तो बहुत ही सॉलिड इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे होता है। वैसे ही जब हम FIIs DIIs की बात करें तो उनके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिसर्च टीम होती है, वो मैनेजमेंट के साथ काफ़ी इन टच होती है, बिकॉज उन लोग का जब स्टेक बाइंग होता है तो 2% 4% 5% ऐसे होता है। तो मैनेजमेंट भी देखता है कि कौन बाई कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। सो उन लोग की भी रिसर्च टीम बहुत स्ट्रांग होती है। सो अगेन वहाँ पे भी उनसे गलती हो जाना बहुत बड़ी, उसके चांसेस कम है, या फिर वो लोग हर्ड मेंटालिटी फॉलो करे ऐसा कुछ करे उसके चांसेस भी कम है। तो बचते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। अब जहाँ जहाँ रिटेल पार्टिसिपेशन हमको अंधा बढ़ने दिखने लग जाता है कि और कुछ हो ही नहीं रहा है, फंडामेंटली कुछ कंपनी में स्ट्रांग हो ही नहीं रहा है, कोई कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग नहीं हुआ है, फिर भी केवल रिटेल पार्टिसिपेशन ही बढ़ रहा है, सो वहाँ पे थोड़ा सा हमको कॉशन बनाना ज़रूरी है। अब फॉर एग्जांपल मैं जैसे धन ऐसे ब्रोकर यूज़ करता हूँ तो उसमें पिछले 15-20 दिन से मैं देख रहा हूँ कि करीबन 10 से 12 दिन मोस्ट बॉट स्टॉक ऑन द ब्रोकर ऐप जो आता है, मतलब मोस्टली हर ब्रोकर ही प्रोवाइड करता है, उसमें वोडाफोन आइडिया ही आता है। अब वोडाफोन आइडिया के फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग तो है नहीं कि हर रोज़ लोग उससे आके बाई करें। एंड इनफैक्ट अगर आपको याद हो, हमने हमारे एक प्रीवियस स्कैनर में भी इसका डिस्कस किया था जहाँ पे डेट रिडक्शन वाला था। एग्जैक्टली तो वो भी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। अब वोडाफोन आइडिया की अपने शेयर होल्डिंग देखते हैं तो शेयर होल्डिंग में जैसे ही हम जाते हैं स्क्रीनर पे हमको दिखता है कि ईयरली बेसिस पे अगर हम देखें कि 42% प्रमोटर होल्ड करता था, वो गिर के 37.32% हो गया। FIs के पास 27% था, वो गिर के 12.69% हो गया। ये केवल पिछले 7 साल में हुआ है। लाइकवाइज DII जो होल्ड करते थे 6.83%, दैट हैज़ गॉन डाउन टू 4.86%। ऑन दी अदर हैंड आप शेयर होल्डर्स का वो देखो, 3 लाख शेयर होल्डर्स थे, अभी वो बढ़ के 53 लाख हो गए। सो दिस इज हैज़ बीन द जंप। ये पिछले 7 साल का है डेटा, और वही सेम टाइम पीरियड में अगर आप 7 साल में चार्ट प्राइस देखोगे इट्स बीन फॉलिंग। कुछ भी नहीं है, ऑलराइट, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कोई कोई लोग कहेंगे कि जो पब्लिक का होल्डिंग है वो परसेंटेज टर्म्स में तो 2% कम ही हुआ है, बट ऑन दी कॉन्ट्रारी शेयर इशुएंस बहुत ज़्यादा हुए हैं।
तो शेयर इशुएंस जब होते हैं तो ऑटोमेटिक नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, तो सबका होल्डिंग थोड़ा सा कम ही होना चाहिए। उसके बावजूद भी नेट पब्लिक ने और बाई किया है, तब जाके ये हाल है। तो कुणाल भैया, इसके अलावा कोई स्टडी हुई है या ऐसा कोई फैक्ट या न्यूज़ बाहर आई है? तो ऐसे इतने बड़े फैक्ट्स या न्यूज़ तो बाहर नहीं आए, जनरली हमको ये स्क्रीनर्स पे ही देखना पड़ता है। पर कुमार सौरभ एक बहुत अच्छे रिसर्च एनालिस्ट है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था अपने लिंक्डइन पे, 2019 का ये आर्टिकल है। तो आर्टिकल में उन्होंने एक स्क्रीनर ही बनाया था। स्क्रीनर में उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2012 से 2018 का पीरियड लिया और उसमें उन वो कंपनियां लिस्ट डाउन की जहाँ पे 1 लाख रुपए से कम का रिटेल का शेयर होल्डिंग है। मतलब मेरे पास 1 लाख रुपए से कम का अकाउंट है और मैंने वो पर्टिकुलर स्टॉक लिया हुआ है। तो इस तरीके का मैंने स्टॉक्स निकाले ऑन एन एनुअल बेसिस, और सारी की सारी कंपनियां जो ली वो 100 करोड़ से ज़्यादा के मार्केट कैपिटलाइजेशन की ली। तो इस तरह का फ़िल्टर उन्होंने अप्लाई किया, फिर देखा कि रिटर्न कैसा आया है। तो यू वुड बी सरप्राइज्ड कि जो भी टोटल नंबर ऑफ कंपनियां थी उनमें से 42% कंपनियों ने 75% वेल्थ इरोड कर दी थी 3 साल के अंदर अंदर, और 26% ने इरोड कर दी थी और 26% कंपनियों ने 50 to 75% अपनी वेल्थ इरोड कर दी थी 1 to 3 ईयर्स के टाइम पीरियड के अंदर। लाइकवाइज 18% कंपनियों ने 25 से 50% के बीच में इरोड कर दी थी। तो वेल्थ इरोजन बहुत ज़्यादा रहा है, एंड एट द वेरी सेम टाइम केवल 7 कंपनियां ऐसी रही है टोटल 74 में से जिन्होंने एक अपसाइड मूवमेंट दिखाया है। बाकी करीबन 90% कंपनीज हो गई जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ डाउनसाइड मूवमेंट दिखाया। तो ये वो कंपनियां थी जिसमें रिटेल पार्टिसिपेशन ही एक्सट्रीम एंड पे था और इंस्टीट्यूशंस का कोई फ्लो ज़्यादा नहीं था। सो विद दिस हम लोग को ये समझ में आता है कि हमको ट्रैक रिटेल पार्टिसिपेशन नहीं करना है कि भाई जहाँ मेरा दोस्त इन्वेस्ट कर रहा है या फिर जहाँ बाकी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कोई पेनी स्टॉक में 8 रुपये 10 रुपये के, रादर मुझे ये देखना है कि FIDIs कहाँ बाई कर रहे हैं। कुणाल भैया, मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा था कि पास 2 सालों में जहाँ पे हमने बहुत अच्छी बुल रन देखी, बट वहाँ पे हमने एक बहुत ही ख़राब चीज़ देखी जिसमें प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ हो रही है बहुत कंपनीज़ की। एंड आज हम ये दिसंबर में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो लास्ट 3-4 महीने में हमने FIIs की बहुत बड़ी सेलिंग देखी है, और इन लोगों को अधिकतर बार स्मार्ट मनी भी कहा जाता है। तो इसे कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं? क्या इसका कोई स्क्रीनर बना सकते हैं हम? बिल्कुल बना सकते हैं। सो FIDI होल्डिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको हमको साथ में देखना चाहिए कि कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है, बिकॉज सिंस वे लोग पब्लिक का मनी मैनेज करते हैं इन सम फॉर्म और दी अदर, ये लोग हमेशा रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग ही करेंगे। और ये सच बात है कि लास्ट ईयर अगर हम देखें तो प्रमोटर ने बहुत ज़्यादा स्टेक सेल किया था, रादर ऑन एन ईयरली बेसिस हाईएस्ट सेलिंग हुई थी प्रमोटर्स की। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हमने देखी थी मार्केट्स में कि इस तरीके से वर्क किए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा जो स्मार्ट मनी का आइडिया है कि FIDI कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ उनका पैसा जा रहा है, वो हम ट्रैक रखें ताकि हमको पता चलते रहे कि कौन सी कंपनियाँ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो। अगेन 100% प्रूफ तो नहीं है, बट सिंस FIDI इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उन्होंने रिसर्च तो बहुत अच्छी की होगी। रिसर्च बहुत अच्छी की होगी तो उन्होंने वो लोग मैनेजमेंट से भी मिले होंगे, उन्होंने सब कुछ किया होगा, तो ऑटोमेटिकली उन्होंने ऐसी ही कंपनियाँ सेलेक्ट की है जिनका फंडामेंटल्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। तो हम लोग कैसे करेंगे यहाँ पे, वी हैव मेड द स्क्रीनर वेरी सिंपल स्क्रीनर कि पिछले 3 साल में FI होल्डिंग और DI होल्डिंग की जो चेंजेस हुए हैं वो मिला के 10% से ज़्यादा है। एकदम सिंपल सा लॉजिक कि FIDI होल्डिंग का मिला के पिछले 3 साल में जो चेंज आया है वो मेरा 10% से ज़्यादा है, बस और कुछ नहीं। और साथ ही साथ एक सिंपल सा मार्केट कैप का फिल्टर हम और लगा सकते हैं कि मार्केट कैप मेरा 1000 करोड़ से ज़्यादा हो। अब ये लगाने पे हमारे पास 137 कंपनीज आई है। अगेन द आइडिया ऑफ मेकिंग सच स्कैनर्स इज़ टू मेक श्योर कि हम लोग को एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाए। ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन 137 कंपनीज में से रैंडमली 13 कंपनी पिक करके अपने पोर्टफोलियो में डाल दो, वो थॉट प्रोसेस नहीं है। थॉट प्रोसेस इस कि हमको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाए कि हाँ ये कंपनियों को हम स्टडी कर सकते हैं। अब इनमें से आप कोई कंपनी सेलेक्ट करिए जो आपको लग रहा है कि हमको देखनी चाहिए खुल के। ये वाली करते हैं, स्टर्लिंग एंड विल्सन। ऑलराइट, सो अब इसमें सबसे पहले होल्डिंग पे जाते हैं कि होल्डिंग कैसे वर्क हुई है। हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आए। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न पे देखो, रिटेलर्स का भी जो बढ़ा है इंक्रीज वो डिसेंट पेस पे हुआ है, नॉट वेरी मच। FIIs का 6.76% है, 14.08 हो गया। DIs का 3% है, 9.7 हो गया। लेकिन एक अलार्मिंग चीज़ इसमें ये है कि प्रमोटर ने अपना स्टेक काफ़ी ज़्यादा सेल कर दिया। तो शायद इस स्टॉक को मैं इतना ना देखूं, मैं ऐसे ही स्टॉक देखना चाहूँ जो कि मुझे तीनों चीज़ पे टिक मार्क दे रहे हैं। मुझे FI होल्डिंग पे भी दे रहे हैं, मुझे DI पे भी दे रहे हैं, मुझे प्रमोटर्स पे भी दे रहे हैं। दो इसका स्टॉक परफॉर्मेंस हमको नहीं पता है कि एग्जैक्टली कैसा हुआ है। चलिए देखते हैं पिछले 5 साल में स्टॉक परफॉर्मेंस कैसा रहा है। अभी रिसेंट टाइम्स में इट इज स्टार्टेड टू इंक्रीज बट अगेन इट इज़ कमिंग डाउन, सो कंसोलिडेशन वापस होने लग गया है। बट येस, स्टॉक 10 साल में एक फेज़ में ही रहा है
इसके अलावा ज़्यादा मूव नहीं किया है। सो वो चीज़ हमको देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे तीनों चेक बॉक्सेस जो है वो टिक होने चाहिए। तो हम वापस हमारे स्कैनर पे आके कुछ कुछ चीज़ें देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आई एम वेरी श्योर आपको स्टॉक मार्केट वैल्यूशंस के बारे में सीखने का भी बहुत इंटरेस्ट होगा। सो कब मार्केट्स ओवर वैल्यूड है, कब अंडर वैल्यूड है, कब फेली वैल्यूड है, कब आपको मार्केट में पैसा डालना चाहिए, कब आपको मार्केट से पैसा निकालना चाहिए, ये सभी चीज़ आप एक प्रॉपर मेथड के साथ सीख सकते हैं। सो हमने एक कोर्स बनाया है स्टॉक मार्केट वैल्यूशंस के ऊपर, जहाँ पे हमने सारे इंपॉर्टेंट रेशोज़ मार्केट के अराउंड कवर किए हैं, चाहे वो पी रेशो हो, पीवी रेशो हो, पेग रेशो हो, केप रेशो हो। उसी के साथ साथ हमने फॉरेन फ्लोज़ के बारे में भी डिस्कस किया है कि कब फॉरेन फ्लोज़ मार्केट्स में आ रहे हैं, कब फॉरेन फ्लोज़ मार्केट से जा रहे हैं, और उसकी वजह से स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स पे क्या इम्पैक्ट आता है। एंड एट द वेरी सेम टाइम इस कोर्स में हमने मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हमें बता सकते हैं कि हाँ मार्केट शायद इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा सकता है, उनके बारे में भी डिस्कस किया है। तो आप इस पर्टिकुलर कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, और आप मेक श्योर करिएगा कि वीडियो एंड होने के बाद आप इस कोर्स को डेफिनेटली चेकआउट करें। और मीनवाइल चलिए हम इस वीडियो की तरफ वापस चलते हैं और समझते हैं कि स्क्रीन कैसे बना सकते हैं। तो कुणाल भी अपने इंटरग्लोब एविएशन ले लेते हैं। दैट इज़ इंडिगो। इंडिगो, तो yes. इंडिगो देखते हैं हम लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अब इंडिगो के केस में अगेन शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का होल्डिंग कम हुआ है, एफआईआईज और डीआईज ने अपना स्टेक इंक्रीज़ किया है। यहाँ पे सिंस ये कंपनी थोड़ी सी रीड की हुई है, इसमें प्रमोटर्स जो है वो स्प्लिट हुए थे, तो एक प्रमोटर ने अपना स्टेक सेल किया था, थोड़ा दूसरे ने भी अपना किया था। सो दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे क्यों हमको डिक्रीज़ दिख रहा है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, राकेश गंगवाल जो प्रमोटर थे, उनका स्टेक 14.65 से धीरे धीरे कम होकर 5.31 हो गया। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। तो अलग होने का एक प्राइम रीज़न था उसमें। और देखते हैं कि इसके फंडामेंटल्स कैसे थे, या फिर इसके शेयर स्टॉक परफॉर्मेंस कैसा था। तो फंडामेंटल्स में हमको सेल्स तो हमारी बहुत अच्छे से 8 टाइम्स ऑलमोस्ट इंक्रीज़ हो गई है। एंड द गुड पार्ट इज़ कि अभी एयरलाइंस इंडस्ट्री में हमारे वहाँ 2 ही मेजर प्लेयर्स है, एक एयर इंडिया के पास है और एक इंडिगो के पास है। बाकी सब कुछ कंसोलिडेट हो चुका है मोटा मोटी। अभी रिसेंट टाइम्स में ये दिख रहा है कि इनका जो डिप्रिसिएशन का अमाउंट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आप देखो मार्च 2020 के बाद द डिप्रिसिएशन अमाउंट हैज़ इंक्रीज्ड ऑलमोस्ट 2x। इसका मतलब क्या हो कि उन्होंने एयरक्राफ्ट बाई किए होंगे शायद, तभी ये डिप्रिसिएशन मेरा जो है वो डबल के आसपास हो गया। एयरक्राफ्ट बाई हुए होंगे। इसका एक और तरीका हमको कैसे पता चल पा रहा है, इनका ब्याज का खर्चा भी बहुत बढ़ गया है। तो इन्होंने एयरक्राफ्ट जो लिए है वो खुद के पैसों से तो लिए ही होंगे, बट साथ ही साथ इन्होंने डेट पे भी पैसा लिया होगा। तो ये चीज़ हमको बहुत ही सिंपल तरीके से हमारे फिक्स्ड एसेट्स में भी दिख जाएगी कि उनके जो एसेट्स है वो इंक्रीज़ हुए होंगे, जो कि हम व्हीकल्स में देख पा रहे हैं। सो इस तरीके से हमको ये चीज़ें समझ में आ रही है। सो इट्स नॉट अ वेरी अलार्मिंग साइन फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, बिकॉज इसमें ऐसा था। वैसे ही जो हमने फर्स्ट कंपनी देखी उसमें भी अगर ऐसा कुछ निकल के आता है कि हाँ भाई प्रमोटर ने कोई ये रीज़न की वजह से स्टेक सेल किया, और जो प्रमोटर कंपनी में रहने वाला ही इज़ वेरी साउंड एंड ही इज़ वेरी गुड इनफ टू रन द कंपनी, देन दैट माइट नॉट ऑल्सो बी द प्रॉब्लम। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये एक तरीके का स्कैनर है जहाँ से हमको पता चल सकता है कि कौन से स्टॉक को हमको स्टडी करना चाहिए, और जो स्टॉक्स अभी लोग बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उनसे हम कैसे दूर रह सकते हैं। कुणाल भी एग्जांपल के लिए अपन एक और स्टॉक ले लेते हैं, वोल्टैम ट्रांसफॉर्मर्स। ऑल राइट, 49th स्टॉक है ये हमारे पूरे लिस्ट में। सो एज वी कैन स्क्रॉल डाउन एंड सी कि इसमें प्रमोटर होल्डिंग अगेन 12% से कम हुई है। पिछले कुछ सालों में, कुछ क्वार्टरों में हमने प्रमोटर होल्डिंग कम होते ही देखा है मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी में, बट एफआईआईज डीआईज की जो होल्डिंग है वो दोनों ही मेरी क्या हुई है, इंक्रीज़ हुई है। तो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। अब प्रमोटर की होल्डिंग अगेन क्यों कम हुई है, क्या रीज़न है, वो हमको स्टडी करना ज़रूरी है। लगता है मेन प्रमोटर ने स्टेक सेल किया है, तो ये पढ़ना हमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई ये क्यों हुआ होगा। तो कुणाल भी इसमें स्टॉक्स तो आ गए, बट इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें एकदम रेड फ्लैग की तरह देखनी है, और या अगर वो दिख जाए तो उस कंपनी को हाथ भी नहीं लगाना? तो रेड फ्लैग के तौर पे तो एक चीज़ एकदम क्लियर है कि जो भी स्टॉक में रिटेल पार्टिसिपेशन, केवल रिटेल पार्टिसिपेशन पिछले 12-13 क्वार्टर में 10 गुना 12 गुना हो गया है, और एफआईडीआई होल्डिंग या प्रमोटर होल्डिंग में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, गिर रहा है, साथ ही में फंडामेंटल्स थोड़े भी मूव नहीं कर रहे, जैसे वोडाफोन आइडिया का हमने केस देखा। इन दैट केसेस हमको वो स्टॉक्स नहीं टच करने। इट विल नॉट मेक सेंस, बिकॉज वहाँ पे सिर्फ गैम्बलिंग हो रही है, स्पेकुलेशन हो रहा है, लोगों को लग रहा है कि ये स्टॉक 8 रुपये का है, 7 रुपये का है, 10 रुपये का है, शायद 10 रुपये की चीज़ 40 हो जाए। तो वैसे नहीं वर्क करता है मार्केट। मतलब इन 9 आउट ऑफ 10 केसेस वैसे मार्केट नहीं वर्क करेगा, जैसे हमने उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में भी देखा कि 10% ऑफ द टाइम शायद वर्क कर जाएगा, बट आप हमेशा प्रोबेबिलिटी के गलत एंड पे ही रह जाओगे उसमें। और तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसमें। इसीलिए हम ऐसे कोई स्क्रीन को हमको यूज़ करना चाहिए। अब ये स्क्रीन का बेटर पार्ट क्या है कि हमको चेंज बताता है, ये हमको ये नहीं बताता कि भाई होल्डिंग बढ़ी है घटी है, हमको ये बताता है कि चेंज हुआ टोटल। तो आपको खोलना है वो स्टॉक, फिर आपको देखना है कि होल्डिंग बढ़ी है घटी है, और जब बढ़ी हो तो क्या रीज़न से बढ़ी है, किसने बाई किया है, क्यों बाई किया है,
उनके रिसर्च पेपर्स होंगे, वो हम पढ़ेंगे और फिर हमको आइडिया आएगा। तो इसीलिए जहाँ पे ये पैसा जा रहा है, अब द गुड पार्ट अबाउट द स्कैनर और द स्क्रीनर इज कि पिछले 5-6 क्वार्टर में जनरली जहाँ पूरे मार्केट में सेल ऑफ हुआ है बाय द लार्जर प्लेयर्स, हमको ऐसे स्टॉक्स मिल रहे हैं जहाँ पे थोड़ा सा बाइंग हुआ है। इसलिए आप देख पा रहे हो हमको जो टोटल लिस्ट मिली 137 स्टॉक्स की, इसमें से भी हमको बहुत कम ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जहाँ पे तीनों चीज़ें जो मूव हुई है वो पॉजिटिव वे में मूव हुई है। तो एक बहुत ज़रूरी है कि हमको कैसे एडवांटेज लेना है ऐसे तरह के स्कैनर का, ताकि हम लोग सही स्टॉक आइडेंटिफाई कर सके। फॉर एग्जाम्पल वी कैन ऑल्सो लुक एट सम स्टॉक्स जो शायद मेरे सेकेंड उस पे हो, जैसे केयर रेटिंग्स है। ऑलराइट, केयर रेटिंग्स इज़ वन ऑफ द रेटिंग एजेंसीज जो बॉन्ड्स को इन सबको रेट करती है। सो लेट्स सी कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। पिछले 10 साल में कंपनी का शेयर प्राइस बहुत गिरा कोविड के आसपास, और अभी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो पिछले 5 साल का चार्ट अच्छा रहा है, 10 साल का गिर के वापस बढ़ा है, ये कारण है। अभी इसमें देखते हैं कि होल्डिंग में चेंजेस कैसा आया है। सो इसमें प्रमोटर्स है ही नहीं, इट्स प्रोफेशनली मैनेज कंपनी। सो FI मेरी बढ़ी है 1.5% से। DIIs हैव बीन द मेजर इन्वेस्टर्स। तो आप देख पा रहे हो कि दोनों का मिला के चेंज 10% से ज़्यादा है। पब्लिक होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, ऑलराइट, लेकिन पब्लिक होल्डिंग को हम हमारे उस पार्ट में नहीं कंसिडर कर रहे हैं। हम FI DIIs को ज़्यादा कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ज़्यादा अच्छे से स्टडी करके इस स्टॉक को देखा किया होगा। सो ये चीज़ें ज़रूरी है हमारे लिए कि ये लोग कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये लोग क्या चीज़ स्टडी कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल अरविंद लिमिटेड है, अगेन वेरी गुड स्टॉक, वेरी गुड परफॉर्मेंस, रीसेंट परफॉर्मेंस हैज़ ऑल्सो बीन वेरी गुड। लाइकवाइज आप देखो इसमें भी यू विल बी एबल टू सी कि द शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ प्रमोटर्स हैज़ गॉन डाउन बाय 1.5%, नॉट अ वेरी बिग नंबर, बट FI DIIs ने काफ़ी अच्छा बाइंग किया है, विच इज़ अ गुड साइन। ऑलराइट, सो ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चेंज आ रहा है, क्या वो चेंज पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और अगर पॉजिटिव है तो कितने प्रोपोर्शन से पॉजिटिव है, और थोड़ा बहुत अगर नेगेटिव है तीनों में से एक कॉलम में, तो क्या वो नेग्लिजिबल है या नहीं है। सो हम एक हार्डकोर स्कैनर देने की कोशिश नहीं कर रहे इसके थ्रू, हम एक स्टार्टिंग पॉइंट देने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, आपने कोई स्टॉक सुना है किसी से, पढ़ा है किसी के बारे में, तो क्या वो इस पर्टिकुलर स्क्रीन में आ रहा है नहीं आ रहा है, वो हमको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो कुणाल भी, अगर कोई भी रिटेलर ये स्कैनर समझ लेगा तो कोई भी उसे बिग मनी ट्रैप नहीं कर पाएगा। कुछ हद तक येस, बट उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि रिटेल ट्रैप में नहीं फंसेगा वो। रिटेल ट्रैप एक अपना ही वर्ड है जो हम दे रहे हैं यहाँ पे, बट वो जो हर्ड मेंटालिटी की वजह से पेनी स्टॉक्स में घुस जाते हैं, वो सब करते हैं, वो सब होने से वो बचने लग जाएगा। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर कोई इंसान FI DI को देख के बाइंग कर रहा है और लॉन्गर टर्म के लिए होल्ड कर रहा है, तो आई एम 90% श्योर कि ही विल मेक मनी। बट कोई अगर रिटेलर्स को देख के ही इन्वेस्ट करते जा रहा है, वैसे ही स्टॉक्स लेते जा रहे हैं, तो आई एम 90% श्योर दैट ही लूज मनी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग इसको एक स्क्रीनिंग टूल की तरह ले और इसको समझें। इसी के साथ हमने रिसेंटली IPOs के बारे में भी पढ़ना शुरू किया है, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं हमसे कि कौन सा IPO अच्छा है, इसमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह। तो वीडियोस बनाते हैं उस पर, लेकिन एक्सरसाइज अगेन कुछ तो हमारे यूज़र्स से करवानी चाहिए हमको। तो फटाफट अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में IPO लिख देंगे, तो हम लोग जो भी अपकमिंग IPOs है फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी, हम लोग उस पर एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए बनाएंगे कि वो स्टॉक कैसा है, इंडस्ट्री कैसी है उसकी, क्या इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है नहीं कर रही है, वैल्यूएशंस कैसे है, कौन सेल कर रहा है वो IPO, प्रमोटर्स सेल कर रहे हैं अपना स्टेक या फिर पैसा कंपनी में जाएगा, कितना प्रपोर्शन पैसा कंपनी में जाएगा, कितना प्रमोटर्स के पास जाएगा, आगे का रोड मैप क्या है उस कंपनी का। सो जो DRHP होती है इतनी बड़ी, उसको एक समराइज वे में आपके सामने प्रेजेंट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप बहुत अच्छे से हमारे ही वीडियो से वो IPO के बारे में एंड टू एंड समझ जाइए। तो फटाफट से नीचे IPO कमेंट कर दीजिए ताकि हम आपके लिए वो वीडियोस जल्दी से जल्दी बनाना शुरू कर सकें।